नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई प्रेरणादायी जीवनी के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे जीवन में हम सभी को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवनी के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। मित्रों, आपको भली भांति पता है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के दिन मनाए जाते हैं। और उस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि किसी उच्च व्यक्ति ने, किसी उच्च कोटि के व्यक्ति ने, उच्च व्यक्तित्व के व्यक्ति ने कोई उच्च कोटि का कार्य किया है, उसके कार्यों का सम्मान करने हेतु, उनके कार्य का गौरव करने हेतु, उनके कार्य के बारे में एक अभिवादन करने हेतु या उनके कार्य का सम्मान और वहाँ पर आदर करने हेतु वो दिन मनाया जाता है। वैसे ही हमारे भारतवर्ष में एक अभियंता दिवस मनाया जाता है। अभियंता दिवस मतलब होता है इंजीनियर्स डे। तो ये जो अभियंता दिवस जो मनाया जाता है, ये किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये आज हम इस जीवनी में यहाँ पर जानने वाले हैं। इस उस व्यक्ति के महान कर चरित्र के बारे में, उस व्यक्ति के जीवन की का सार जो है हम संक्षिप्त रूप से यहाँ पर जानने वाला है। उस व्यक्ति का नाम है अभियंता विश्वेश्वरैया। उनके नाम के सामने ही अभियंता लगा है। तो ये इस तरह से इस व्यक्ति के बारे में, अभियंता विश्वेश्वरैया जी के बारे में आज हम यहाँ पर विस्तारित रूप से न जानते हुए संक्षिप्त रूप से महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया, ऐसा कौन सा महान कार्य किया जिसके बलबूते पर उन्हें लोग जो है अभियंता विश्वेश्वरैया कहने लगे। और उनका सम्मान करते हेतु तो भारत सरकार ने उनका जन्म दिवस जो है एक अभियंता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, एक इंजीनियर्स डे के रूप में मनाना शुरू किया। मैं बता दूं कि कर्नाटक राज्य में जो मुद्देहानली गांव है, उस मुद्देहानली गांव में उनका जन्म जो है 15 सितंबर 1861 में हुआ। उनकी माता का नाम वेंकट लक्ष्मी और पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री था। याद रखिए कि जैसे उनकी प्राथमिक शिक्षा आरंभ हुई, तो आरंभ होने के बाद कुछ दिनों बाद ही उनकी जो उम्र 15 साल की थी, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत होने के बाद माता जी ने ही उनके परिवार की पूरी तरह से जीवनचर्या आगे बढ़ाने हेतु या पूरी तरह से दिनचर्या आगे बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की। और उसी के माध्यम से उनका दाखिला माध्यमिक स्कूल में, जो कन्नड़ माध्यम की वहाँ पर स्कूल थी, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी स्कूल थी, वहाँ पर उनका दाखिला लिया गया। और वो दाखिला वहाँ पर पूरी तरह से चिकबल्लापुर के विद्यालय में लिया गया। जो माध्यम कौन सा था, उसमें सिखाया गया जाने वाला माध्यम वो था कन्नड़। उसके बाद उन्होंने वहां पर माध्यमिक शिक्षा उच्च कोटि से हासिल की, उच्च माध्यमिक शिक्षा भी उच्च कोटि से हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्नातक के लिए जो बेंगलोर में सेंट्रल कॉलेज है, उस सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। और शिक्षा में बहुत ही कुशाग्र होने की वजह से, शिक्षा में बहुत ही बुद्धिमान होने की वजह से सेंट्रल कॉलेज में भी उन्होंने उच्च कोटि से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वो सिविल इंजीनियर बनना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने केंद्रीय रूप से परीक्षा में शामिल होकर दाखिला लेने के लिए प्रयास किया। और अपने शिक्षा के बलबूते पर पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में, कॉलेज ऑफ पुणे का जो इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था उस समय ब्रिटिश सरकार के समय में, उस ब्रिटिश सरकार के शासन में उस कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला। वहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि हासिल की। सिविल इंजीनियर की उपाधि हासिल करने के बाद देश की सेवा करना तो मन में था ही, लेकिन जो दिनचर्या होती है, जीवनचर्या होती है, वो भी आगे बढ़ाना उनके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। और इसी वजह से रोजगार प्राप्त करने हेतु, नौकरी प्राप्त करने हेतु उन्होंने वहां पर प्रयास जारी किए। और वो सबसे पहले मुंबई इलाके में, यानी मुंबई में उनकी नियुक्ति लोक निर्माण विभाग में की गई। एक सिविल इंजीनियर होने की वजह से लोक निर्माण विभाग में उन्हें नौकरी मिल गई, जिसे आप पीडब्ल्यूडी विभाग भी कहते हैं। इस लोक निर्माण विभाग में उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का काम किया। इस वजह से उनकी बढ़ोतरी होने लगी, इस वजह से उनका पूरी तरह से प्रमोशन होने लगा। और जैसे उनकी बढ़ोतरी होने लगी, इसके बलबूते पर भारत सरकार ने उनके कार्यों का गुणगान करते हेतु, प्रशंसा करते हेतु उन्हें भारतीय सिंचाई कमीशन में बुलाया गया। भारतीय सिंचाई कमीशन में जैसे ही उन्हें काम करने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने वहां पर भी जाकर बहुत ही उच्च कोटि का कार्य किया। सबसे पहले भारतीय सिंचाई कमीशन का काम था कि भारतवर्ष में जो पानी की किल्लतें होती है, जमीन में जो पानी कम होता है, जिसके बलबूते पर किसान जो है वर्षा ऋतु पर, जो वर्षा से जो पानी मिलता है उस पर ही आधारित होते हैं। और जब पानी समय पर नहीं आता है तो कई बार फसलें सूख जाती है या वहां पर पूरी तरह से नुकसान वहां पर किसानों को भुगतना पड़ता है। इस वजह से सिंचाई की महत्वपूर्ण रूप से व्यवस्था करने का वो कमीशन कार्य किया करता था, जिसका नाम था भारतीय सिंचाई कमीशन। ये भारतीय सिंचाई कमीशन में जैसे इन्हें मौका मिला, तो पठारी इलाकों में जो समस्या पानी की किल्लतों की थी, जो कुएं को कम पानी रहता था, पानी को संचित नहीं किया जाता, तो पानी की बहते हुए तुरंत समुद्र में चला जाता था बारिश का पानी। और इस वजह से उस जमीन में पानी का स्तर कम होने की वजह से किसानों के कुओं को पानी नहीं रहता था और वहां पर जो है उनकी फसलों को पानी भी नहीं मिल पाता था। तो इन्होंने उस इलाकों में जाकर बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया, बड़े बड़े
उन्हें बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया, उन्होंने बड़े बड़े तालाबों का निर्माण किया, और तालाबों का और बांधों का निर्माण कर कर उन्होंने उस पठारी इलाकों में भी हरियाली निर्मित करने का प्रयास किया। और उसी प्रयास के अंतराल में, उसी प्रयास के एक भाग में उन्होंने 1903 में फ्लड गेट नाम का एक संयंत्र बनाया। वो संयंत्र स्वचालित था, वो अपने आप कार्य करता था, वो अपने आप सक्रिय हो जाता था। और वो फ्लड गेट के माध्यम से उन्होंने ऐसा कार्य करना शुरू किया कि जो बड़े बड़े बांध हुआ करते थे, जब बारिशों का पानी इसमें जमा होने लगता था तो अधिक पानी होने की वजह से बांध फूटने की भी संभावना रहती थी। तो उन्होंने उसी बड़े बड़े बांधों पर, बड़े बड़े तालाबों पर ये फ्लड गेट का निर्माण कर कर उसे लगाया। और वहां पर क्या होता था कि जब भी बांध का स्तर पानी से भर जाता था, वो ऊपर उठ जाता था, अपने आप वो जो स्वचालित यंत्र है वो सक्रिय हो जाता था, कार्यरत हो जाता था, और वो अतिरिक्त पानी को लोगों के खेतों में पहुंचाया करता था, किसानों के खेतों में पहुंचाया करता था। इसके ये फायदे हुए, इससे ये लाभ हुआ कि जब अतिरिक्त पानी बढ़ता तो वो जो तालाब फूटने की संभावना भी खत्म हो गई, और जो अतिरिक्त पानी रहता उसका भी सदुपयोग जो है किसानों को खेतों में मिलने लगा। और इस वजह से चारों तरफ उस पठारी इलाकों में भी हरियाली और हरियाली फैलने लगी, और उनके कार्यों का गुणगान किया जाने लगा। इस तरह से जो बड़े बड़े बांध भारतवर्ष में थे, उस बड़े बड़े बांधों पर, बड़े बड़े नहरों पर, बड़े बड़े तालाबों पर, बड़े बड़े नदियों पर उन्होंने ऐसे फ्लड गेट बनाकर लगाए, और लोगों में एक पूरी तरह से लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु, उनकी उन्नति और प्रगति के लिए कार्य करने हेतु उन्होंने वहां पर पानी की यानी सिंचाई की व्यवस्था करनी शुरू की। उन्हें कार्य का गुणगान करने हेतु, उन्हें पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन करने हेतु या उनकी सहायता लेने हेतु अफ्रीका में भी उन्हें बुलाया गया। अफ्रीका में बुलाने के बाद उन्होंने भी वहां पर पानी निकास संयंत्र पर अध्ययन किया, और उसी के साथ जल आपूर्ति पर भी ध्यान दिया। और अध्ययन करने के बाद जब वो भारतवर्ष में फिर से वापस आए, जब वो भारत में फिर वापस आए, तो उन्होंने वो अपना कार्य जारी रखा। और वो सबसे पहले जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद शहर में क्या होता था कि बाढ़ के वजह से, बाढ़ के पानी की वजह से कई लोगों का नुकसान होता था, बड़े बड़े गांव बह जाते थे, बड़े बड़े खेतों का नुकसान हुआ करता था। तो उन्होंने वहां पर भी ऐसा एक पूरी तरह से बाढ़ संयंत्र बनाया कि बाढ़ से नियंत्रण करने के लिए ऐसा यंत्र बनाया कि पानी की स्थिति अगर बढ़ती है और उस बाढ़ से अगर किसी शहर को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो अपने आप वहां पर जो है वो संयंत्र काम करता था, और वो बाढ़ के पानी को रोकने का प्रयास करता था। इससे फायदा ये हुआ कि बाढ़ से उस बड़े बड़े शहरों का रक्षण होने लगा, जो शहर नदी, तालाबों और समुद्र के किनारे पर बसे हैं। उन्होंने वहीं पर अपना काम रोक नहीं दिया। तो उन्होंने विशाखापट्टनम जाने के बाद, जो बड़े बड़े विशाखापट्टनम जैसे बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जिस बंदरगाह पर ज़्यादा पानी होने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से, वो किनारों समुद्र के किनारों पर होने की वजह से जब पानी बढ़ता था तो उसे बहाया जाता था, या पूरी तरह से हानि उस बंदरगाह को पहुंचाई जाती थी, कई लोग उसमें बह जाते थे। तो इन्होंने वहां पर भी उपकरण बनाया, और वो जो आने वाला बाढ़ का पानी है, उस बाढ़ के पानी को उस बंदरगाह पर ही रोकने के लिए उन्होंने संयंत्र बनाया। और उसका फायदा ये हुआ कि इस संयंत्र की वजह से उस बंदरगाह को हानि नहीं पहुंचती थी। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने ये किया कि इतने बड़े बड़े बांधों का उन्होंने निर्माण किया, जल सिंचाई करने का प्रयास किया। उसके माध्यम से जिस तरह से उन्होंने उच्च कोटि का काम भारत देश को पूरी तरह से सिंचाई के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में करने का प्रयास किया, इसका लाभ ये हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने अपने ही मार्गदर्शन में एशिया का सबसे बड़ा, उस समय का एशिया का सबसे बड़ा बांध, बड़ा डैम जो है उन्होंने निर्माण किया, जिसका नाम था कृष्णराज सागर बांध। ये जो कृष्णराज सागर बांध है, ये बांध उस समय एशिया का सबसे बड़ा बांध हुआ करता था, जिसका निर्माण जो है अभियंता ईश्वरैया ने किया। अभियंता ईश्वरैया ने जो उच्च कोटि के कार्य किए, लोगों के हित के लिए कार्य किए, समाज के हित के लिए कार्य किए, खेती की प्रगति के लिए जो कार्य किए, क्योंकि भारतवर्ष ये जो है कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान देश होने की वजह से यहाँ पर अधिकतर जनता जो है कृषि, चाहे उद्यान हो या चाहे सिंचाई हो, इसमें जो उन्होंने मूल्यवर्धक कार्य किया, जो अनमोल कार्य किया, उनके कार्य का गौरव करने हेतु वहां पर हमारे भारत सरकार ने उन्हें भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। उसके बाद वो कर्नाटक राज्य के होने की वजह से, मूल निवासी कर्नाटक के होने की वजह से, कर्नाटक के राजा के माध्यम से दिया जाने वाला मैसूर का दीवान, ये भी सबसे बड़ी उपाधि उन्हें दी गई। उसी के साथ भारत देश के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, ऐसे 8 विश्वविद्यालय ने, ऐसे 8 यूनिवर्सिटीज ने उन्हें उनका सम्मान करने हेतु, उनके कार्य का सम्मान करने हेतु डीएसटी हो, एलएलडी हो या डीलिट हो, ऐसी बड़ा बड़ी उपाधियां उन्हें सम्मानित करने के लिए दी गई। उनके कार्य का सम्मान करने हेतु आज भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम, बड़े बड़े विद्यालय के नाम, बड़े बड़े शोध संस्थान के नाम, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। इतना ही नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन जो होता है,
जो बहुत बड़ी संस्था है जो इंग्लैंड में स्थित। तो ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है, उस संस्थान में उन्हें सदस्यता दी गई, जो इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित है। उसी के साथ जो भारतीय विज्ञान संस्थान आज के बेंगलुरु में स्थित है, उनके माध्यम से भी उन्हें फेलोशिप दी गई। तो इस तरह से उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। उनके कार्य का ही सम्मान करने हेतु चाहे उन्होंने कृषि क्षेत्र में जो कार्य किया, उद्यान के क्षेत्र में किया, सिंचाई के क्षेत्र में किया, और ज्यादातर लोगों को जो लाभ पहुंचाने का प्रयास किया, उनको उन्नति के प्रगति के पथ पर लेकर जाने का प्रयास किया, उनके कार्य की दखल लेते हुए, उनके कार्य का सम्मान करते हुए, उनके कार्य का गौरव करते हुए यहाँ पर भारत सरकार हर वर्ष उनकी जन्मतिथि यानी 15 सितंबर ये अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके पहले भी कई सारे अभियंता बनकर गए हैं, कई सारे इंजीनियर बनकर गए हैं। उनकी जन्म के बाद या उनके बाद भी कई सारे अभियंता इंजीनियर बनकर गए हैं, लेकिन सबकी जन्मतिथि अभियंता दिवस में नहीं मनाई जाती। अभियंता दिवस के रूप में सिर्फ और सिर्फ जो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की ही आपको देखते हैं कि अभियंता दिवस के रूप में जन्मतिथि या जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो इंजीनियर बनकर, एक सिविल इंजीनियर बनकर जो देश की सेवा करने का प्रयास किया, जो देश की उन्नति के लिए कार्य करने का प्रयास किया, उनके कार्य का सम्मान करने हेतु हम वहां पर देखते हैं कि अभियंता विश्वेश्वरैया को सम्मानित करने हेतु उनकी जन्मतिथि 15 सितंबर जो है ये किसके रूप में मनाई जाती है? अभियंता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे देश के लिए लड़ने वाले या देश के लिए अच्छा कार्य करने वाले या देश की उन्नति में महत्वपूर्ण हिस्सा लेने वाले अभियंता विश्वेश्वरैया जी को हम नमन करते हैं। धन्यवाद।